प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के बेसिक टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम नाम का जो आपका पहला चैप्टर है। इसी के सबसे पहले टॉपिक डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो 2 स्थितियाँ होती हैं, उनमें आज हम पहली स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखना पड़ता है एक्चुअली कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आते हैं हम लोग मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको याद रहे कि डेरिवेशन करते समय हमें 3 कॉन्सेप्ट फॉलो करनी है। हर डेरिवेशन में एक डायग्राम होगा, उसके बाद उसकी थ्योरी होगी, फिर इसके बाद कैलकुलेशन होगी। और डेरिवेशन का उद्देश्य होगा एक फार्मूला जनरेट करना, एक सूत्र की स्थापना करना। अगर हम बात करें ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे और कैसे आता है, तो सरल भाषा में आप समझ लीजिए, जैसी हेडिंग लिखी हुई है सेम इसी तरह से पूरी हेडिंग होगी, और साथ में लास्ट में 2-3 वर्ड ऐड होंगे, का निगमन करो, का सूत्र की स्थापना करो, का व्यंजक प्राप्त करो। इस तरह से पूरा क्वेश्चन होगा। यानी प्रश्न लिखा होगा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करो, का सूत्र स्थापित करो, का व्यंजक प्राप्त करो। कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपको करना क्या कैसे हमने बता दिया। 3 स्टेप में इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसके लिए चित्र बनाएंगे। अब मन में प्रश्न आता है कि हम ये सारी कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको हम बता दें, जो हेडिंग लिखी हुई उसी के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट फॉलो करना है। वैद्युत द्विध्रुव तो आपको हमने बताया था अभी इससे पहले वाले वीडियो में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकार के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अच्छी स्थिति, ये शब्द भी सुना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। अच्छी स्थिति याद आया? अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष आपने पढ़ा होगा। अच्छी स्थिति का मतलब है सेम एक्सिस पे किसी बिंदु पर, यानी उसी अक्ष के किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग डिटेल में इस चीज़ को पढ़ते हैं। हेडिंग के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट फॉलो करके हम पहले इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, हेडिंग का पहला हिस्सा ही कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकार के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हमने मान लिया कि मेरे पास एक ये बिंदु है, हमने मान लिया एक मेरे पास ये बिंदु है, 2 बिंदु है। इस बिंदु को हमने नाम दिया A और इस बिंदु को हमने नाम दिया B। बिंदु ए पर जो आवेश है इसको हम मानेंगे -q, और बिंदु बी पर जो आवेश है इसको हम मानेंगे +q। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी होगी, वो होगी 2l। मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर +q आवेश है, तथा दोनों के बीच की दूरी 2l है। फिर लिखा है अच्छी स्थिति में। अच्छी का मतलब है सेम एक्सिस पे। जैसे मान लो हम इस रेखा में चल रहे हैं और इसी में ही आगे चले जाएं, ये होगा अच्छी है। अगर हम इस रेखा में चल रहे हैं और इसी में ही आगे चले जाएं तो इसको हम बोलेंगे अच्छी, यानी उसी अक्ष पर। अक्ष के संबंध में आपने 2 बेसिक पॉइंट सुने होंगे, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष सुने हैं ना। तो यहाँ पे अगर इस लाइन में चल रहे हैं तो इसी में आगे चले जाएं, और इस लाइन में चल रहे हैं तो इसी में आगे चले जाएं। इससे तात्पर्य होगा उसी अक्ष पर। तो हमारी जो रेखा है वो किस प्रकार से आपको बेहतर तरीके से दिख रही होगी। हमने मान लिया ये सबसे पहले मेरे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर +q आवेश है, तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 2l। फिर लिखा है अच्छी स्थिति में, तो हम इसी अक्ष पर क्या करेंगे? किसी बिंदु को सपोज करेंगे। हमने इसी अक्ष पर मान लिया कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। जी हाँ, हमने मान लिया इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, लेकिन इस बिंदु P की विशेषता ये है कि इसके ठीक बीच में एक बिंदु हम मानेंगे, इस बिंदु का नाम देंगे हम O। ये ठीक बीच में जो बिंदु O है ये कहाँ है? वैद्युत द्विध्रुव AB के ठीक बीच में। फिर से सुनेंगे, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव माना था, इसके ठीक बीच में हमने सपोज कर लिया एक बिंदु O है जिससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और किसके कारण ज्ञात करनी है? दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और जब दोनों के कारण निकल आएगी तो उनका परिणामी निकालेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। हेडिंग के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश और बिंदु बी पर +q आवेश है, तथा दोनों के बीच की दूरी 2l है।
इसके बाद इसके ठीक बीच में एक बिंदु वो सपोज किया, जिससे r मीटर की दूरी पर इसी अक्ष पर एक बिंदु P माना, जहां पे हमें क्या करना है, इस आवेश और इस आवेश के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाषा क्या लिखेंगे, तो जाने अनजाने में आपने भले ही ध्यान न दिया हो, इसकी भाषा जस्ट अभी 1 मिनट पहले ही मैंने बोली थी, यही तो हमें लिखनी है। जो हम डायग्राम में प्रोसेस फॉलो करेंगे उसी चीज़ को हमें डिफाइन करना है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु A पर -q आवेश और बिंदु B पर +q आवेश है तथा दोनों के बीच की दूरी 2l है। इसके बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, लेकिन याद रहे पैराग्राफ चेंज करना कहीं संविधान में नहीं लिखा है। पैराग्राफ चेंज करने से तात्पर्य है कि लगातार निरंतर किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात कम उचित लगती है, यद्यपि उस व्यक्ति के द्वारा रुक रुक कर फुल स्टॉप को फॉलो करते हुए आराम से बारीकी से बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता है। यानी सरल भाषा में हम पैराग्राफ चेंज इसलिए करेंगे ताकि हमारी भाषा का इंप्रेशन अच्छा पड़े। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB के ठीक बीच में एक बिंदु O है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां इस +q और -q आवेश के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और किसके किसके कारण चाहिए, सबसे पहले इसके कारण चाहिए, फिर इसके कारण चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हल कैसे करेंगे, बेसिक सा टारगेट है। सबसे पहले निकालेंगे इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शुरुआत करते हैं, लिखेंगे सर्वप्रथम +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 5 अंकों का प्रश्न है, इसलिए हम चाहते हैं सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यानी सबसे पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसको हल करने के लिए पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। वहां हमने एक हेडिंग पढ़ाई थी, एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यहाँ पे ये सूत्र निकल के आया था, याद है, E बराबर 1/4πε0 K × Q/r²। इसका मतलब था एकांक बिंदु पर आवेश, मतलब किसी एक बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस नियम की सहायता से हमें हल करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इस नियम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे E1 बराबर, इस E की जगह E1 कर रहे हैं क्योंकि हम पहले आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं। फिर ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो इसको हम यूं ही लिख लेंगे 1/4πε0 K × Q। Q का मतलब है आवेश, वहां भी आवेश Q था, यहां भी आवेश Q है, तो आवेश को हम Q ही लिखेंगे, लिख लिया। बटे क्या लिखा है, बीच की दूरी का वर्ग। R वहां पे बीच की दूरी थी, R का वर्ग करना है, बीच की दूरी का वर्ग करना है, लेकिन यहां पे दूरी देखो क्या है। अब कहोगे ये भी दूरी R है ना, ये दूरी यहां से यहां तक की है, और हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, इसके कारण यहां ज्ञात कर रहे हैं। तो दूरी हमें कहां से कहां चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, यानी जहां से जहां पर। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, जहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और जहां पर निकाल रहे हैं, इनके बीच की दूरी चाहिए। तो हम यहां से निकाल रहे हैं और यहां पर निकाल रहे हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी। आप एक प्रश्न बताइए, जैसे लिखा हुआ है ये बिंदु O है, लिखा हुआ है ये बिंदु B है, और ये लिखा हुआ है ये बिंदु P है। आपसे कह दिया गया ये टोटल दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये टोटल जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और इतनी दूरी 4 सेंटीमीटर है। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, बची हुई दूरी कितनी है। टोटल 10, इतनी 4, बची हुई कितनी है, बची हुई 6। पूरी 10, इतनी 4, तो बची हुई कितनी है, 6। ऐसे ही इतनी R, अब कहोगे ये भी नहीं पता, पता है, टोटल कितनी है 12, और बीच में बिंदु O है, तो ये दूरी इतनी कितनी बची, L। बताओ भाई, और ये वाली दूरी कितनी है, L। यहाँ पे टोटल दूरी 2L है, बीच में बिंदु O है, तो ये दूरी 2 भाग में बट गई, इतनी L और इतनी L, ये और ये दूरी कितनी हो गई, LL। अब यहाँ से टोटल R है, बहुत ध्यान से समझो, टोटल R है, इतनी L है, तो बची हुई दूरी कितनी होगी जी बताएं, बची हुई दूरी होगी R - L। क्लियर हुआ, फिर से सुन लीजिए, टोटल दूरी हमने मान ली यहां से यहां तक की 10 सेंटीमीटर है, इतनी दूरी यहां से यहां तक की हमने मान ली 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बची, 6।
ऐसे ही इतनी R है, इतनी L है, तो बची हुई कितनी हो गई, R माइनस है। हमें इस आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, वो कितनी है, R माइनस L। तो फाइनली यहां पे जो बीच की दूरी का वर्ग होना है तो R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सबसे पहले जो मान निकल आया वो निकला है इस आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इस आवेश के कारण यहां, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको हम कई बार बता चुके हैं, उस बात को आपको फॉलो करना है। अभी बताया था किस सूत्र की मदद से ज्ञात कर रहे हैं, एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र था, इससे हल कर रहे हैं। पहले आवेश के कारण निकाला तो वो क्या ले लिया, E1। अब दूसरे आवेश के कारण निकालने तो E को क्या मानेंगे, E2। क्या बोलेंगे, E2 का मान किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये तो कांस्टेंट हो गया। Q का मतलब क्या है, आवेश। यहां भी Q है, यहां भी Q था, लेकिन ध्यान रहे प्लस वाले को तो प्लस लिखेंगे, माइनस वाले को भी प्लस लिखेंगे, क्योंकि आवेश का मान कभी माइनस में नहीं होना है। आवेश बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटिया, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना। इसको हटा देते हैं, बहुत सारी दूरियां हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 है। जब बीच में हमने बिंदु O माना तो एक बात तो क्लियर है, दूरी दो भागों में बट गई, इतनी L और इतनी L। यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R, और हमें टोटल दूरी चाहिए यहां से यहां तक। तो ध्यान से चलो, यहां से चलो, यहां आए, कितना आए, R। अभी पहुंच पाए ना, फिर चलो, कितना चले, L। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, R प्लस L। इस लॉजिक को हमें इस तरह से याद रखना है, जैसे मान लो ये लाइन है पूरी, 3 बिंदु हैं, इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको O मान लो, इसको P मान लो। यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई वो कितनी है, L, और ये दूरी कितनी है बेटिया, R। तो ये R और ये L, तो टोटल कितना हो गया, R प्लस L। तो टोटल दूरी, क्योंकि इसका एक्चुअल रीजन ये है कि हम जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए होती है। जैसे जब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकाला तो यहां से यहां पर, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए थी, टोटल R इतनी, वापस चलो तब L, तो R माइनस L। यहां से यहां पर चाहिए तो यहां से यहां तक की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो चाहिए, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले दूरी चाहिए। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R, और यहां से यहां तक की कितनी, L। तो यहां से यहां तक की टोटल दूरी हो गई R प्लस L। याद रहे, जहां से जहां पर, यानी यहां से यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए थी R प्लस L। तो यहां पे इसके बीच की दूरी का वर्ग होगा, इस R का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां पर नहीं निकाल रहे, यहां से यहां पर निकाल रहे हैं। तो R का मतलब है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, वो है R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे पास एक काम कंप्लीट हो गया है। धनावेश के कारण इस बिंदु पर निकल आई, फिर ऋणावेश के कारण इस बिंदु पर निकल आई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम दोनों के कारण इनका परिणामी निकालेंगे। याद रहे, परिणामी के लिए क्या करेंगे, आपको हमने इससे पहले की कॉन्सेप्ट में बताया था कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, दूर की ओर, और ऋणावेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, पास की ओर। यानी कि ये धनावेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर होगी, तो बताओ इसके कारण इस बिंदु पर दूर कहाँ होगा, इधर, ये रहा दूर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, E1। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मानी, देखो ना यहाँ पे E1 लिखा है, तो यहाँ पे E1 की दिशा हो गई दूर की ओर, और इस ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो होगी बेटा पास की ओर, इसकी हो गई दिशा अंदर की ओर। पास, इस बिंदु से पास कहाँ होगा, माइनस आवेश की ओर चलेंगे तो पास इधर होगा, दूर कहाँ होगा, इधर। ये E1 है और ये क्या हो गया, E2। इन दोनों का जब परिणामी निकालेंगे तो बताओ दोनों की दिशाएं कैसी है, विपरीत। जब परिणामी निकालेंगे तो दोनों घट जाएंगे, एक जा रहा है पूरब में, दूसरा जा रहा है पश्चिम में, एक जा रहा है ईस्ट, दूसरा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वेस्ट। एक पूरब में जा रहा है तो पश्चिम में, एक उत्तर में जा रहा है तो दूसरा दक्षिण में। दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दोनों को हम आपस में घटा देंगे। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
अब यहाँ से बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, E1 माइनस E2 इसको करना है। E बराबर E1 माइनस E2 दोनों के मान रख दीजिए सावधानी से। सबसे पहले हमें E का मान ज्ञात करना है। E1 का मान क्या है, ये रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा है माइनस E2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। एक लाइन और आ सकती है इधर, देखो देखो बढ़िया, इसको हल करना है, बच्चों वाली बात है, दैट्स अ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कैसे हम कर सकते हैं आपको बेटर तरीके से बोर्ड पे दिख सकती है। इसमें हम क्या क्या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दोनों में Q है, Q कॉमन आ जाएगा, दोनों में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जी हाँ दोनों में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें भी कॉमन आ जाएगा। अब कहोगे मास्टर इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें एल है, इसमें भी एल है, तो थोड़ा सावधानी बरतो, ये आर नहीं आर माइनस एल है, ये आर नहीं आर प्लस एल है, आर प्लस एल आर माइनस एल अलग अलग है, इसलिए हम इनको कॉमन नहीं ले सकते हैं। चलिए इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ गया, यहाँ बच रहा है 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर से सावधानी से सुनिए, यहाँ से Q कॉमन आ गया मल्टीप्लाई में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ गया, हमने ब्रैकेट लगाया, इधर क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगाए लगा दो, Q तो कॉमन चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन चला गया, क्या बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रैकेट। हल क्या करना, बच्चों वाली कैलकुलेशन, इसका हम एलसीएम लेंगे तभी तो हल कर पाएंगे, लेकिन इनका एलसीएम लेना टफ है, इसलिए हम त्रियक गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनली हम इसको लिखने वाले हैं, यहाँ लाइन कर दे रहे हैं, ई बराबर क्या लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख लो बेटा, ई का तो मान ज्ञात करना है, और इसको ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ऐसे ही लिख लो। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करो बेटा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर का इसमें करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई किया है, माइनस लगाए, माइनस सबके लिए होगा आगे की वैल्यू के लिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर का गुणा इसमें हो जाएगा एक में, तो लिखेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मन में प्रश्न आया होगा ये क्यों किया, तो बेटा ये त्रियक गुणा है, लासा नहीं ले पा रहे तो त्रियक गुणा करके हल कर सकते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। देखो ऊपर ऊपर हो गया, अब क्या चाहिए बेटा, डिवाइड में मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा किस में करना है, इसमें, तो इसको एडजस्ट करके लिख दो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया अभी तक, ऐसे ही लिखा है, अभी मल्टीप्लाई हुआ नहीं है। इनमें देखो बेसिक फॉर्मूले लगेंगे, चलो बचपन में ले चलते हैं। बचपन में कुछ आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े होंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ पढ़ा है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान से देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, लेकिन ध्यान से देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस, लेकिन इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो यहाँ भी लगेगा स्क्वायर। बात समझ में आई। इन तीनों फॉर्मूले को लगा के इसको तोड़ो, तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। फाइनली लिखेंगे ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, कोई दिक्कत, माइनस माइनस पूरे के लिए इसलिए एक बार ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर तोड़ो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, डिवाइड में क्या आया, इसका स्क्वायर सावधानी से तोड़ेंगे, एक बार आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, एक बार स्क्वायर भूल जाओ, आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, फिर से लगा दो, दैट्स ऑल, हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, डिवाइड में क्या बचा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा थोड़ी कैलकुलेशन रह गई, जगह का अभाव है, इसलिए हमें कुछ साफ करना पड़ सकता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है। इसके बाद जगह नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे की कैलकुलेशन को ज़रा इधर देख लीजिए। 1 मिनट का समय और लेंगे आप लोगों का, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जो कट गया उसको छोड़ देंगे, बाकी कैलकुलेशन के लिए हम पार्ट को उठाते हैं। सबसे पहले जो लिखा है ई का, तो हमें मान फाइंड आउट करना है। इसको ऐसे ही लिख लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्या लिखा है आर स्क्वायर, एल स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, 2RL क्या हो गया 4RL। ये देखो बेटिया यहाँ पे हो गया 4RL इज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस क्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको हम इंटरचेंज करके थोड़ा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यू अंदर चला जाएगा, इस ब्रैकेट को हम हटा दे रहे हैं, इसको हम तोड़ के लिखेंगे 2QL इंटू, बहुत ध्यान से देखो, जैसे 4 लिखा है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसको बेटा हम 2QL लिख लिया है, 2 को हमने और लिख दिया अलग LO, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से सुनो, 4RL लिखा है, 4 को हमने क्या लिखा 2 गुणे 2, L लिखा है, L लिख लिया, ये Q था मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है तो Q को भी लिख लिया, और रह क्या गया R, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा हमने क्यों किया ये आप जानोगे एक ब्रेक के बाद, मात्र 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद पता चल जाएगा, लेकिन पॉइंट समझना जरूरी है। इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया है। जैसे x/z लिखा है, इसको हम z/x लिख सकते हैं, इंटरचेंज करके लिख सकते हैं इसको हम इधर उधर करके। इधर देखो बेटा 4RL और Q का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने तोड़ के इस हिसाब से लिखा, बचा क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमें लग रहा है कुछ छूट रहा है, मिस्टेक हो रही है। देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या लिखा है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना भूल गए, यहाँ भी आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फाइनली आगे बढ़ते हैं, ई बराबर, अब यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन से पहले 2 रूल आपको अप्लाई करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट में, वो हमेशा याद रखने इस डेरिवेशन में। पॉइंट नंबर 1, इससे पहले एक हेडिंग पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P बराबर 2QL। अगर आपने कहीं पढ़ा है x बराबर बाई, तो इसका सीधा मतलब है कि x की जगह बाई रखा जा सकता है, तो यहाँ पे हम x की जगह बाई रख सकते हैं। उसी हिसाब से 2QL को हम क्या लिख सकते हैं P, और आवश्यकता पड़ने पे P को क्या लिख सकते हैं 2QL। दूसरी शर्त आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का मान R है, और यहाँ से यहाँ तक का मान L है। R की तुलना में L का मान कैसा है छोटा, यानी लिख सकते हैं L इज लेस देन टू R, यानी L का मान R की तुलना में बहुत कम है, जिसको हम ना के बराबर मान सकते हैं। L इज लेस देन R, तो L को हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। जो L का मान अगर 0 है तो L स्क्वायर का मान 0 हो सकता है, L क्यूब, सारे मान फिर 0 ही होते चले जाएंगे, यानी L की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 तक सारे मान जितना भी जहाँ तक जाएगा सब 0 ही होगा। यानी इसको हमने इसलिए 0 किया, मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि जब मर्जी आ रही अपने मन से सब करते चले जा रहे हो, तो इस फॉर्मेट को आपको याद रखना पड़ेगा। इन दोनों न्यूनतम आवेशों के बीच की दूरी को ना के बराबर माना जाता है। इस ना के बराबर की दूरी को हम समथिंग यहाँ 0 सपोज कर लेंगे, क्योंकि R की तुलना में L का मान ना के बराबर है। दोनों कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ई का मान हमें फाइंड आउट करना है, होल्ड करो, इसको यूं ही लिख लो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। 2QL को हम क्या लिख सकते हैं बेटा P, देखो ना फॉर्मूला है, इनटू में क्या लिखा है 2R, डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर को हम क्या लिखने वाले हैं 0। इसके बाद हम इधर कैलकुलेट कर देते हैं, चित्र साफ कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और समय चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये लिखा है 2RP, तो इसको हम लिख सकते हैं 2PR अपॉन 0, आर स्क्वायर से 0 घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो फाइनली हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, एम राइट। इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपॉन R की स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करना, तो कैसे कर सकते हैं, पावर का जब स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, 2 दूनी 4। अब लिखा है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे, नहीं 3 का 2 में गुणा कर देंगे, यानी एक्स की पावर 6 होगा, ये एक्स की पावर 4 होगा, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर की पावर 4। बात समझ में आई, आर स्क्वायर का स्क्वायर करना था, एक आर यहाँ है, नीचे 4 आर हैं, तो कितनी बची 3। फाइनली मेरा आंसर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन R क्यूब।
दैट्स ऑल, मेरा फाइनल आंसर है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक वही रहेगा जो इससे पहले पढ़ा था, न्यूटन प्रति कूलम। अब कहोगे सर सिचुएशन बदल गई, मात्रक बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। इसका मात्रक, इन सबके मात्रक रख के हल करोगे, फाइनली इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम ही बचेगा। ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, थ्योरी के रूप में एक लाइन केवल लिखी होती है जिसमें आपको पूरा डेरिवेशन हल करके दिखाना है, पूरी कॉन्सेप्ट फॉलो करनी। फाइनल आंसर इतना आना चाहिए जिसमें आपकी भाषा भी है, आपका डायग्राम भी है और आपकी कैलकुलेशन भी है। थैंक यू, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।